आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। एक कंपनी क्या किसी देश की मालिक बन सकती है, और क्या वो मालिक बनकर जो चाहे वो कर सकती है? आज के डेमोक्रेटिक सेटअप में अगर हम ये देखें और इस पर सोचें तो ये हमें थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन इतिहास में ऐसा हो चुका है। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? एक कंपनी ही तो थी, और उससे हम और आप भली भांति वाकिफ हैं। 422 साल पहले 1600 का साल था और 31 दिसंबर तारीख थी। इस दिन ये कंपनी अस्तित्व में आई, और फिर बहुत जल्द देखते ही देखते 17वीं सदी की शुरुआत में 1600 के बाद और 1700 के बीच में इस कंपनी ने भारत की जमीन पर कदम रखा, और कुछ वर्षों में ये अपना विस्तार करती चली गई। पहले कलकत्ता, फिर मुंबई, चेन्नई, इस तरह से इसका विस्तार हुआ। लेकिन इस कंपनी ने 1857 तक भारत पर अपना जो नियंत्रण जमाए रखा, उसकी क्या वजहें थीं और अब ये किस हाल में है? क्योंकि अभी जिस हाल में ये है वो सुनने पर बहुत से लोग दंग रह जाएंगे, तो हम उन पहलुओं से भी आपकी मुलाकात कराएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है शुभम तिवारी, ये है ज्ञान ध्यान। एक मायने में देखिए, अगर हम समझना चाहें तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की पहली कंपनी थी। भले ही ये भारतीय कंपनी न होकर अंग्रेजों की कंपनी रही हो, और एक समय में इनका कारोबार इतना बड़ा था कि ये भारत में आप देखें, एग्रीकल्चर से लेकर माइनिंग, खेती से लेकर जो खदान है, और जो रेलवे से लेकर और भी दूसरे काम हैं, सभी चीजों को ये खुद ब खुद मैनेज किया करते थे। लेकिन जैसा कहते हैं कि सब दिन होत न एक समान, और वही मजेदार बात आपको इस कंपनी के साथ दिखती हुई मिलेगी, और वो ये कि भारत को गुलाम बनाने वाली इस ईस्ट इंडिया कंपनी के फिलहाल मालिक भारतीय मूल के हैं। उनका नाम है संजीव मेहता। 2010 में $15 मिलियन यानी करीब 120 करोड़ रुपए में उन्होंने इसे खरीदा। मेहता ने ईस्ट इंडिया कंपनी को खरीदने के बाद इसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना दिया, और अभी ये कंपनी चाय, कॉफी, चॉकलेट वगैरह की ऑनलाइन बिक्री करती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत का अंदाजा आप इससे लगाइए कि इसके पास अपनी सेना थी। किसी कंपनी के पास क्या सेना होती है, लेकिन इस कंपनी के पास थी, और जिसकी बदौलत भारत में सैकड़ों साल तक वो शासन करते रहे। आज तक रेडियो में हमारे सहयोगी हैं सूरज कुमार। उन्होंने इस कंपनी को लेकर कुछ जानकारियां जुटाई हैं, बड़ी रोचक हैं, सुनिए। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई वो सन 1600 में 31 दिसंबर को हुई थी। 422 बरस हो गए हैं अभी मेरे ख्याल से। तो इस कंपनी को बनाने के पीछे एकमात्र उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्यवाद और कॉलोनाइजेशन यानी कि उपनिवेशवाद को बढ़ावा देना था। और ब्रिटेन के उस दौर के बारे में कहावत बहुत प्रचलित है कि ब्रिटिश राज में सूरज कभी अस्त नहीं होता था, और ऐसा कहने के पीछे की सबसे जो बड़ी वजह थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी। कंपनी मूलतः व्यापार के लिए बनाई गई थी, लेकिन उसे कई स्पेशल राइट्स मिले हुए थे, जैसे युद्ध करने का अधिकार। कंपनी को जो ब्रिटिश राज है उसने ये अधिकार अपने व्यापारिक हितों की रक्षा करने के लिए दिया था, और इसी कारण जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ताकतवर सेना हुआ करती थी। अब बात ये आती है कि क्या सिर्फ यही वजह थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी अस्तित्व में आई जो सूरज ने बताई? नहीं, जब ये कंपनी अस्तित्व में आई तब साम्राज्यवाद और व्यापार की होड़ में स्पेन और पुर्तगाल का एक जलवा सा था। ब्रिटेन और फ्रांस इसमें चूंकि देर से उतरे, लेकिन वो भी रफ्ता रफ्ता अपना दायरा बढ़ा रहे थे। हुआ ये कि पुर्तगाल का नाविक वास्को डी गामा जब भारत आया तो उसके बाद यूरोप में बहुत बड़ा बदलाव हुआ, और वो बदलाव इस तरह हुआ कि वास्को डी गामा अपने साथ चूंकि जहाजों में भरकर जब यहाँ से लौटा तो भारत के मसाले ले गया, और यूरोप के लिए भारतीय मसाले अनोखी चीज थी। इन मसालों से वास्को डी गामा ने चूंकि वहाँ यूरोप में अकूत पैसे कमाए, तो भारत के मसालों की धीरे धीरे यूरोप में चर्चा होने लगी, और उन्हें इसमें मुनाफे का धंधा दिखने लगा। भारत की संपन्नता की चर्चा ज्यों-ज्यों वहां पर बढ़ी, यूरोपीय जो देश जो साम्राज्यवाद की ओर बढ़ चुके थे, जो अलग अलग कॉलोनी दुनिया में स्थापित कर रहे थे, उन्हें भारत भी एक ऑप्शन के तौर पर दिखा जहां पे वो अपना दायरा और दबदबा बढ़ा सकते थे। और ब्रिटेन की ओर से ये काम किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। कंपनी को भारत में किस तरह पहली बार सफलता हाथ लगी, सुनिए सूरज से। इस कंपनी की जो पहली सफलता थी वो हाथ लगी थी पुर्तगाल का एक जहाज लूटने से, जो कि भारत से ही मसाले भरकर ले जा रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी को उस लूट में 9000 टन मसाले मिले, और इसे बेचकर कंपनी ने जबरदस्त मुनाफा कमाया था। ये उस समय की पहली चार्टेड ज्वाइंट स्टॉक कंपनियों में से एक थी, यानी ऐसा कहें कि अभी के शेयर मार्केट में जो लिस्टेड कंपनियां हैं उसी की तरह कोई भी इन्वेस्टर उसका हिस्सेदार बन सकता था। लूट की कमाई का हिस्सा कंपनी के इन्वेस्टर को भी मिलता था, और इतिहास की किताबों में यह भी बताया जाता है कि लूट से किए गए पहले व्यापार में
ईस्ट इंडिया कंपनी को करीब 300% का जबरदस्त मुनाफा हुआ था। तो यही था वो मुनाफा जो सूरज बता रहे थे, जो उन्हें खींच लाया था भारत। लिहाजा उन्होंने इसके लिए तमाम तिकड़म अपनाए। यहाँ पर भारत में सर थॉमस रो उस समय हुआ करते थे। उन्होंने मुगल बादशाह से ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापार का अधिकार हासिल किया और कंपनी ने कलकत्ता, जिसे अब कोलकाता कहते हैं, वहां से भारत में बिजनेस की शुरुआत की और बाद में फिर उसका विस्तार, जैसा हमने शुरुआत में आपको बताया था, कि वो चेन्नई और मुंबई तक हुआ। जाते जाते एक और बात, भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको सबसे पहले फ्रांसीसी कंपनी डेस इंडस से मुकाबला करना पड़ा था। लेकिन असली जो जीत उनकी हुई और जहाँ से उनका एक तरह से शासन कायम हो गया, वो थी 1764 ईस्वी की बक्सर की लड़ाई। और ये जो है वो कंपनी के लिए बहुत ही निर्णायक साबित हुई। इसके बाद तो कंपनी ने पूरे भारत में अपना अधिकार जमा लिया। 1857 ईस्वी में 8 मई 1857 को जब विद्रोह की आंधी चली, उसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत की जो शासन है वो कंपनी के हाथों से छीनकर अपने हाथ में ले लिया। यानी अब तक वो इनडायरेक्टली जो रूल किया करते थे, अब डायरेक्ट वो रूल करने लगे। और फिर साल 1947 आया, अंग्रेज लौटे, लेकिन ये कंपनी बनी रही। हाँ, ये और बात है कि अब ये कंपनी दुनिया की सबसे अमीर कंपनियों की गिनतियों में कहीं नहीं ठहरती। तो ये था आज का हमारा ज्ञान, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पास्ट प्रेजेंट है वो हमने आपको शॉर्ट में बताया। फिलहाल इस पॉडकास्ट में इतना ही। कोई और विषय हो जिस पर आप ज्ञान ध्यान चाहते हो तो हमें लिख भेजिए radio@aajtak.com पर। नमस्कार।